आप भी बैठो भाई, भाई मीडिया के साथियों आप इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ सब आप लोग। मैं भाई आप पीछे हो जाओ, आप भी आ भाई जरा, आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ सही आ जाओगे तो छोड़ दो आप भाई। तेजी से आओ, तेजी से। ये वाला भैया तेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। नवलगढ़ की ये ऐतिहासिक धरती, यहाँ उपस्थित बहुजन समाज के सभी सम्मानित लोगों, हमारे छोटे छोटे बच्चियों, बहनों, माओ, नौजवान साथियों और मेरे परिवार के सभी बड़ों, मुझे आने में देरी हुई, इसके लिए मुझे खेद है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं इनको बच्चों को आने दे दूं। हमारे यहाँ तो यही सिखाया कि बहन बेटियों को सम्मान दिया करते हैं, आप लोग भी सीख लो, काम आएगा आप लोगों को सबके। बेटा ऊपर आ जाओ, जल्दी तेजी से आ जाओ बेटा, तेजी से आ जाओ, वहां से खाली कर दो। आ जाओ बेटा, बेटा जल्दी आ जाओ, बस बैठो बैठो बैठो। इनको ऊपर भेज दो, महिलाओं को सबको ऊपर भेज दो, आ जाएंगे आ जाएंगे। रास्ता दो भैया, फोटोग्राफर तुम्हें पता है 1-1 मिनट कीमती है। बेटा जल्दी आओ, सोचा ऊपर चलो बेटा, ऊपर चलो, बैठो बैठो बैठो, आओ जल्दी आओ, तेज स्पीड पकड़ो, स्पीड पकड़ो, बैठो बैठो। अपने अधिकार लेना सीखो, कोई नहीं देगा मांगने से। बस अब आप बैठ लो, आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए यहां से बिल्कुल भी। मैं भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और यहां उपस्थित मेरे साथ चल के आए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेता, भाई मुकेरिया जी, भाई सुनील कुमार भुंडा जी, अमरचंद हरसोलिया जी, भाई जितेंद्र अखवाल साहब, रामलखन मीणा जी, रईस साहब, वीर बहादुर जी, सत्यवान जी, मुकेश चोपड़ा जी, हमारे नेता और भीम आर्मी के प्रभारी भाई अनिल घेरवाल जी और आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी और यहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण। मुझे 9 दिन हो गए राजस्थान में। मैं ये कहूं बच्चे, पता नहीं तुम लोग क्यों लापरवाह और तुम्हें लगता है तुम्हारा राज आ जाएगा। तुम्हें मैंने बैठने कहा था, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बात के साथ नहीं खड़े होंगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा लगता है क्या? कैंप वाले भाई आपको शिक्षण दिलाएं क्या? नौ दिन एक लंबा समय होता है, 9 दिन। और इन 9 दिन से पहले मैं राजस्थान को शायद वैसे नहीं जानता था। मुझे पता था कि हजारों मील दूर मैं आता हूं यहाँ, ये तक कि मैं समय समय पे आता हूं। जब भी यहां जुल्म जाती है, अन्याय अत्याचार होता है, कमजोरों पे मैं आता हूं अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, आपका बेटा भाई होने के नाते, इस समाज का जागरूक व्यक्ति होने के नाते। लेकिन इस बार जो 9 महीने मैंने देखा, 9 दिन में मैंने देखा राजस्थान को, गरीबी, बेबसी, लाचारी, उदासी,
नाउम्मीदी, चेहरों पर निराशा, मगर कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा एक उम्मीद, एक विश्वास, एक अपनापन, एक प्यार, एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं, क्योंकि हम रिश्तों में उनको जानते हैं जो हमारे साथ जन्म लेते हैं, हमारे गांव रहते हैं, उस घर का हिस्सा होते हैं, या फिर जिनसे हम बाद में जुड़ते हैं। लेकिन मैंने जो राजस्थान में देखा वो एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। 4-4 घंटे 6-6 घंटे हमारी बहनें धूप में खड़ी हैं, हमारी माएं सड़क पे इंतजार कर रही हैं, हमारी बच्चियां भूखी प्यासे इंतजार कर रही हैं, और मेरे आने के बाद जो उत्साह उनमें देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता कि उनको मुझसे क्या उम्मीदें होंगी, भीम आर्मी से क्या उम्मीदें होंगी, आजाद समाज पार्टी से क्या उम्मीदें होंगी, लेकिन मुझे जरूर पता है कि कुछ तो है जो 8 घंटे के बाद भी इंतजार करने पे लोग जाते नहीं। कुछ तो है कि रात 400 में 1 बजे हजारों की संख्या में लोग चौराहे पे इंतजार कर रहे थे। मैंने कल उनसे कहा कि यहां के दूसरी पार्टियों के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाने के लिए कोई कहता है कि ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, कोई कहता है गैर जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन रात जब मैंने 1 बजे उनको खड़े देखा, इस उम्मीद के साथ कि मैं वहां आऊंगा, तो मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई और मुझे जवाब मिला कि ना ये गैर जिम्मेदार है और ना ये किसी पार्टी के हैं, क्योंकि अगर पार्टी के भी होते तो 2-1 घंटे इंतजार कर लेते। जब लोग तमाशा देखने आते हैं तमाशा देख के चले जाते हैं। अगर ये गैर जिम्मेदार होते तो 8 घंटे देरी होती कि रात के 1 बजे घर में पड़ के सोते कि भाई ठीक है, नहीं आए, उनकी गलती, हम क्या करें। लेकिन जो जवानों में जो मैंने विश्वास देखा, और हमारी माएं बहनें भी थी 1 बजे, आप नहीं जान पाओगे मुझे कितनी हिम्मत मिली। और मुझे ही नहीं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता को हिम्मत मिली। जब आप जालोर में लाखों की संख्या में इकट्ठा होते हैं, जब आप भीलवाड़ा में पूरी सड़कें जाम कर देते हैं, जब आप दौसा में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में, गंगापुर सिटी में अपने संख्या बल से लोगों को रोक देते, चलते देखने के लिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो एहसास होता है कि विचार में कितनी शक्ति है। आप घर परिवार चला रहे हैं, आप बेवकूफ लोग नहीं हैं, आप अपने परिवारों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप बेहतर जानते हैं देश दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे आपसे कहना, आज अगर ये सम्मान का जीवन मिला, मगर ये धरती बड़ी मजबूत है, मैं इसको नतमस्तक करता हूं, क्योंकि मुझे बताया गया कि ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू लगी हुई है, इसका उद्घाटन जो है, इसका अनावरण माननीय काशीराम साहब ने किया। और मैं मानता हूं कि जहां महापुरुषों के पैर पड़ते हैं, जहां महापुरुषों का पसीना पड़ता है, वो धरती सोना हो जाती है, उसमें तप पैदा हो जाता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा नवलगढ़ के लोगों का जो आज यहां उपस्थित है, या जो एक लंबी यात्रा पैदल हमारे साथ करके आए। मैं जब हमने यात्रा शुरू की सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश वो धरती है जहां भगवान बुद्ध जन्मे, नेपाल बॉर्डर कपिलवस्तु लुम्बिनी। जब हमने ये शुरू की तो इस उम्मीद से की, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे लोग इतिहास को जानते हैं,
और इस इतिहास ये गवाही देता है कि अगर आज जो कुछ अधिकार हमारे पास है, ये अधिकार हमें मांगने से, रोने से, चिल्लाने से, घर में डूब के रहने से, या हमारी दुख तकलीफें देखते किसने हमें नहीं दिए। इसके लिए और आज जहां हम लोग खड़े हैं, जो हाल हमारे हैं, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने समय समय पे कुर्बानियां दी हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे सैकड़ों महापुरुष हुए, जिनमें माननीय काशीराम साहब को भी याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपने सुख सुविधाएं और अपने बच्चे तक कुर्बान किए। और वो अपने लिए नहीं जिए, वो हमारे लिए भी, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जिए। और एक एक मिनट उन्होंने हमारी तरक्की के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगाई। अगर उन्होंने अपना काम न किया होता तो किसी ने हमारे आंसू देख के हमारी जिंदगी के लिए कोई परिवर्तन नहीं चुना होता। और इसका उदाहरण है कि भारत का इतिहास ये बात कहता है, और आजकल जब आपस में कोई चर्चा होती है, वो टीवी में मैंने सुना कि बड़े जिम्मेदार लोग ये कहते हैं कि इस देश में जाति व्यवस्था बनाई गई, उससे पहले वर्ण व्यवस्था बनाई गई, ऊंच नीच बनाया गया, भेदभाव बनाया गया, और लगभग 2000 सालों तक इस देश के बड़े तबके को, जिनको आज के संविधान की वजह से हम लोग एससी एसटी ओबीसी के रूप में जानते हैं, उसको तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया। उससे भी आगे बढ़ के शिक्षा, जो जीवन में आपको अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, गलत सही, तर्क वितर्क का ज्ञान देती है, उस शिक्षा से वंचित रखा गया। आर्थिक साधनों से वंचित रखा गया। जुल्म हुए, तन ढकने का अधिकार नहीं था महिलाओं के पास। सती प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह होते थे, और बहुत सारी कुरीतियां थी। वो सारी कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हुई, लेकिन हर कुरीति को खत्म करने के लिए एक संघर्ष करना पड़ा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसलिए जुर्म जाति के बाद भी आप किसी का दिल नहीं बसीजा कि आपको अधिकार दिया जाए, आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया जाए। ये तो भला हो। मैं उस मां को, उस पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जीवन दिया, और आज हम लोग उनके कर्जदार हैं। भले हम कुछ भी कहते हैं, लेकिन आप हमें जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में गुलामों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन हमें अधिकार नहीं मिले। जिनके पास 14 अगस्त को जमीन नहीं थी, आजाद होने के बाद 15 अगस्त को उनके पास जमीन नहीं आई। जिनके पास उद्योग नहीं थे, उनके पास उद्योग नहीं आए। जिनके पास दुकानें नहीं थे, उनके पास दुकानें नहीं आई। जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनके पास नौकरी नहीं आई। अगर इस देश में कमजोरों को, शोषितों को, किसानों को, महिलाओं को, मजदूरों को अगर बराबरी का अधिकार मिला, तो वो मिला 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ। आज उस संविधान की वजह से आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनते हैं। आज उस संविधान की वजह से आप पार्षद, सरपंच, जिला परिषद के मेंबर, विधायक और एमपी बनते हैं। आज उस संविधान की वजह से हम पे वोट का अधिकार है। मैं बहुत गैर जिम्मेदारी से नहीं, पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, पढ़ा लिखा वकील होने के नाते। आज भी स्पष्ट रूप से
मैंने देखा इंद्र मेघवाल के साथ मट्टी छूने पे क्या हुआ। मैंने देखा कार्तिक भील को अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के बाद के बाल के साथ क्या हुआ। मैंने देखा नासिर जुनैद के साथ क्या हुआ। मैंने देखा टीकाराम मीणा जी के साथ क्या हुआ। और जब मैं आया तो जब मैं लोगों से बात करता तो लोग मुझे बताते हैं हमारी माए बहने कि पाली और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जालोर जहां आज भी सुनने में बड़ा डरावना लगेगा, लेकिन क्योंकि जाना मैंने तो इसलिए कह रहा हूं कि सत्य है। आज भी ऊंची जातियों घर के आगे से हमारी महिलाएं चप्पल पहन के नहीं निकलती, हमारे लोग मोटरसाइकिलों पे साइकिलों पे नहीं निकल सकते हैं। इस बात को जानने के बाद मुझे लगा कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा अभी आजादी मांग रहा है। कैसी आजादी? सामाजिक आजादी, धार्मिक आजादी, आर्थिक आजादी। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना कहती है कि जाति धर्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए मैं मानता हूं और मेरा अनुभव यह कहता है कि इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं है जो एक कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारे बहुत ही सीनियर लोग यहां बैठे। बाबा साहब ने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सहमत किया कि वोट का अधिकार हर बालिग व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर बालिग व्यक्ति को। कोई कहता था वोट का अधिकार उसको मिले जो धरना से दो, कोई कहता उसको मिले जो लगान देता, कोई कहता उसको मिले जो जमींदार, कोई कहता उसको मिले जो पढ़ा लिखा, कोई कहता उसको मिले उसके उद्योग व्यापार। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इसलिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र नहीं होगा जब तक वो फैसला करेंगे इतने बड़े देश के, इतने बड़े समुदाय के, इतने लोगों का जिंदगी का। अगर लोकतंत्र लाना है तो हर व्यक्ति को जो सोच समझ सकता, जिसकी आयु 21 साल हो, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और फिर क्योंकि बाबा साहब बैरिस्टर से पढ़े लिखे थे, उन्होंने तर्क की कसौटी पर सहमत किया कि भारत के हर एक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। सम्मानित लोगों, आज भारत में लोकतंत्र है। जब लोकतंत्र नहीं था तो राजतंत्र था। राजतंत्र में राज व्यवस्था कैसे बदली जाती थी? जैसे आज आप यहां बैठे, ऐसे ही एक राजा की सेना होती थी, दूसरी तरफ दूसरे राजा की सेना होती थी। महीनों महीनों युद्ध चलते थे, तलवारें, भाले, तोपें, बंदूकें चलती थी, संधियां होती थी, हजारों हजारों लोग मर जाते थे, जमीन रक्त रंजित हो जाती थी, तब राज बदलता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको मुंठे में ताकत दे दी, क्योंकि लोकतंत्र है। जिसका वोट होगा, लोकतंत्र का मतलब ये है जिसका वोट होगा उसका राज होगा। जिनकी संख्या ज्यादा होगी वो इकट्ठा होकर अपना राज ले आएंगे। और आप ये जान लो, अगर आपकी संख्या लाखों में क्यों ना हो और आपका व्यक्ति सदन में नहीं है, आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, तो आपके एक मसले में चर्चा नहीं होगी। चाहे आप भूखे मरो, चाहे आपको इलाज ना मिले, अच्छी पढ़ाई ना मिले, चाहे आप पे जुर्म जाति में अत्याचार हो, क्योंकि आवाज उनकी उठती है जिनका नेता होता। आपने नवोदय में क्या मजाक किया? जिनके 5-7 हजार वोट है उनका नेता है, और जिनके लाखों वोट हैं जिनके लाखों वोट हैं उनकी गलियों की हालत देखो, उनके घरों की हालत देखो, उनके बच्चों के भूखे पेट देखो। ये बात मैंने आपको इसलिए कहनी पड़ेगी कि आपने लोकतंत्र की हत्या की। अगर वास्तविकता में आप माननीय काशीराम साहब की बात पर पहरा देने वाले होते, आप बाबा साहब की बात पर पहरा देने वाले होते, तो ऐसा कभी नहीं होता कि जिनके थोड़े से वोट वो विधायक होते और जिनके बहुसंख्यक वोट है वो गेट के बाहर खड़े होते। ऐसा कभी नहीं होता। जैसा मैंने पहले कहा कि हम गलत है, हम जिम्मेदार हैं, हमने अपने वोट को संगठित नहीं किया।
बाबा साहब हमें वर्ग बना के गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, लेकिन कभी बने नहीं। हमने हमेशा ये सोचा कि हमें तो रूखा सूखा मिल रहा है, हमें इसमें दूर रहना चाहिए। जबकि आप ये नहीं समझे कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार आपको गुलामी की मंडियों में नहीं दिया। उन्होंने वोट का अधिकार दिलाने के साथ ये बात कही थी कि आज मैंने रानी का पेट छीन दिया, आज के बाद राजा पहले वोट से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। आप मुझे अपने मन से बताओ, इस विधानसभा में बहुजन समाज के लोगों का वोट ज्यादा है या जिनका आज विधायक है उनका वोट ज्यादा? आप बताओ। जब आपका वोट ज्यादा तो विधायक किसका होना ज्यादा? बताओ। ये किसकी गलती है सर? अच्छा, आप ये भी सुनो, आपने विधानसभा में चर्चा सुनी कि इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय क्यों हुआ? सुनी आपने कभी? मुझे रखने में जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, क्या आपने कभी कोई चर्चा सुनी? कार्तिक भीड़ का परिवार 8 महीने में बैठक का कभी आपने चर्चा सुनी? ओम प्रकाश रहगर ने उसके पिताजी को पीटा गया, वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने का पुलिस ने भगा दिया और ये कह दिया उल्टा अपने खिलाफ मुकदमा लिखते, अपने पिता के खिलाफ, तो चाचा के खिलाफ। वो गली गली घूमता रहा, फिर उसने सुसाइड कर लिया। इस उम्मीद के साथ मुझे पत्र लिखा, पत्र में लिखा उसने कि भाई चंद्रशेखर आप आना और मुझे न्याय दिलाना। 3 दिन तक उसकी लाश को लेकर हम लोग लड़ते रहे, रूपनगढ़ तहसील पे, हॉस्पिटल में बैठे रहे 4 दिन तक। सरकार के लोगों ने वादे किए, पुलिस ने वादे किए, और फिर वही जो सदियों से होता रहा, धोखा, झूठ, फरेब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें कैडर के साथ बातचीत बताया करते थे, इस बात पे गौर करना आपको कि हर समाज के पास 5 तरह के बल होते हैं। पहला बल बुद्धि बल, दूसरा बल बाहुबल, तीसरा बल जनबल, चौथा बल धन बल और 5वां बल मनोबल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे लोगों, जब आप वोट देकर दूसरे व्यक्ति को जिता सकते हो तो आप अपना एमएलए क्यों नहीं बना सकते? यहाँ ये बताओ मुझे। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। देखो, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि हम यहाँ विधायक को छोड़ो, हम यहाँ चेयरमैन नहीं बना पाए, पार्षद नहीं बना, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये भी बताओ मेरे भाई, इसके लिए एक सर हर आदमी अपनी बात मत कहे, मेरी बात पे गौर कर ले। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हुए ना, ब्लैक शर्ट वाले भाई। हाँ, छोड़ दो बता, देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको समझा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपका अंगूठा नहीं पकड़ सकता हूं, आप अच्छा बुरा कुछ समझ सकते हो। आज हालात क्या, जो पढ़े लिखे भाई यहाँ होंगे और जो पुराने मिशनरी लोग होंगे, अपने दिल पे आ करके पूछो, क्या 5 साल बाद कोई सरकारी नौकरी रहेगी देश में? और अगर सच कहूं, अगर ये वोट की शक्ति आपके पास ना हो, आपकी गली में पैर रखने नहीं आएगा कोई। देखो, सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो गए, तमाम में निजीकरण चल रहा है, किसान परेशान है
पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। और छोड़ो पार्टियों को, यहां बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं आपके यहां पे, बस की बस बैठ के। और वो गरीबों के बच्चे नहीं है, ये भी याद रखो। नेताजी का बेटा क्या तो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, चेयरमैन बनेगा, या फिर अधिकारी कर्मचारी बनेगा। विधायक जी के रिश्तेदार क्या तो नेता बनेंगे, या फिर वो अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। और आपके बच्चे वो पढ़ लिख के वो घर में इंतजार करेंगे कि कब कोई भर्ती निकले और हमें हमारे हिस्से में कोई नौकरी आए। मैं बहुत पूरे राजस्थान को कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आप अपनी समस्याओं का एक लिफाफा बना लो और वो लिफाफा मुझे दे दो। और मैं आपसे 10-20 साल नहीं मांग रहा हूं, फिर आप काम पे लग जाओ 2 महीने के लिए, जितना समय बाकी है। और फिर आप एक आदमी, जैसे आज मैं आपसे कह रहा हूं, एक आदमी रोज एक आदमी को तैयार करे कि भाई देखो हमें बहुत दिन हो गए दूसरों को अवसर देते हो, अब हमें अपनी ताकत लगानी है। क्योंकि जब हमारी ताकत नहीं होगी, साहब कहते हैं जिनका नेता नहीं होता उनकी कोई बात नहीं होती। वो कहते हैं जिनका दल नहीं होता उनके पास बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। इसलिए आपसे कह रहा हूं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये तो मैं 9 दिन से सुन रहा हूं। देखो, एक काम करो बस, और ये बताऊंगा क्यों करना है, ये भी बताऊंगा। आज के बाद एक आदमी रोज एक आदमी को तैयार करे जो हमसे सहमत नहीं था। और जितने दिन बाद वोट गिरेगी, 40 दिन बाद या 42 दिन बाद, आप चेक करना, आपकी संख्या यहां 50-60 हजार हो जाएगी। और 50-60 हजार जब लोग आप अपनी पार्टी, अपने झंडे को मजबूत करोगे तो आपका विधायक जीतेगा। जब आपका विधायक जीतेगा, ताली में बजाओ, बोल से सुनो, आपका ध्यान बढ़ जाएगा। आज के हालात प्रदेश में ये है कि नेक टू नेक फाइट है। जिनके पास 4-5 एमएलए होंगे उन पे कुर्सी के 2 पाने होंगे। हम जिसको चाहेंगे वो कुर्सी बैठेगा। और हमें बहुत दिन हो गए उनको बिठाते, हम अपने लोगों को बिठाना चाहते हैं कुर्सी पे। अब हमारे लोग पीछे घरों में तमाशा नहीं देखेंगे। जिसको बीजेपी को रोक रहे हो वो हमारे लोगों को ताकत दे, हमारे लोगों के साथ खड़े हो। क्या ये ठेका हम नहीं हो? छोड़ो, आप मुझे एक बात का जवाब दो। अगर ये दूसरी पार्टी इतनी अच्छी होती है, इनकी आज सरकार हमारे लोग करते हैं कि अगर हमने इनका साथ दिया तो बीजेपी आएगी, करने पड़ते, ये तो यही देना देश में, आप बताऊंगा तो। तब इन्होंने आपको अधिकार क्यों नहीं दिए? बाबा साहब इन्हीं के राज में कितने अपमानित हुए, खून के आंसू हुए, और इनसे लड़ते रहे कि नहीं, जब आप देश की बात करें तो मेरे लोगों के बारे में सोचो। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इन सब के होते हमें कुछ नहीं मिला। आज हम समझने लगे, जानने लगे, पढ़े लिखे हो गए, तो ये हमें रास्ता बता देंगे, उन्हें रोक दो। हम इनको रोकने में अपनी एनर्जी लगाएं या खुद को आगे बढ़ाने में अपनी एनर्जी लगाएं, आप बताओ। एक आदमी जब दरवाजा गेट पड़ कर खड़ा रहेगा, किसी को अंदर नहीं जाने देना, किसी को बाहर नहीं जाने देना, वो मजबूत होगा या जो अपनी मंजिल का सफर तय करेगा वो मजबूत होगा, आप बताओ। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचो। ये जो बच्चे यहाँ दीवारों बैठे हैं, अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचो। और ये भी पूछो खुद से कि जो अधिकार हमें मिले हैं, अगर हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर नहीं रखा तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सवाल करेंगे या नहीं करेंगी, और हमारा स्वागत कैसे करेंगे? अगर कोई पिता अपनी संपत्ति को बेच दे, लुटा दे, तो उसकी संतान उसकी इज्जत नहीं करती है। बाबा साहब ने अपनी 4 बच्चों को कुर्बानी से अधिकार हमें दिए थे, और आज हम लोग उनके दिए गए अधिकार को नहीं बचा पा रहे। रोटी, कपड़ा, मकान आपको मिल जाएगा, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा। अगर स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस कौम में, जिस समाज में कुर्बानी देने का, कीमत चुकाने का जज्बा नहीं होता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता, स्वाभिमान सम्मान
प्राप्त करता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज अपराध होने पर न्याय नहीं मिलता, जबकि न्याय जनता का अधिकार है। आज कोई बोलता है तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो जाता है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एजेंसी स्टाफ मूव करती है, एनआईए झूठे मुकदमे जेल, और जब मेरे जैसे लोग इनसे नहीं करते तो फिर ये गोली चलाते हैं। मेरा समय अच्छा है क्योंकि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी, मेरी जान तो बच गई। जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली उसी दिन मैंने तय कर लिया, ये जीवन मुझे मिला मेरे संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से और मेरी मां बहनों के आशीर्वाद से। मैं एक एक मिनट समाज को जगाने में लगाऊंगा। जब तक समाज अपने पैरों पर नहीं खड़ा होता मैं रुकूंगा नहीं। इसलिए जैसे मेरा जन्म भरा मैंने अपने साथियों में कहा कि तैयारी कर लो। ये लोकतांत्रिक देश, हम किसी के पिछले दूरी बड़े क्रिया के हाथ नहीं फैलाएंगे। आज हालात ये है, अगर बच्चों की शादी करानी हो तो उधार पैसे लेने पड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाना हो तो उधार पैसे लेने पड़ेंगे, इलाज कराना हो तो साहूकार से उधार पैसे लेने पड़ेंगे। देश को आजादी में 70 साल से ज्यादा हुआ, हमारे हिस्से में क्या आया? कितने लोगों को जमीन मिली, कितने लोगों को रोजगार मिले, कितने लोगों को उद्योग धंधों में हिस्सेदारी मिली? और ये सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो आपके सबके मकाने कैसे पक्के बना दे, बढ़िया। सरकार चाहे तो सबके लिए, गरीब के बच्चों के लिए भी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दे, अच्छे इलाज की व्यवस्था कर दे। कल मैं कोटा में था, कोटा शिक्षा की नगरी, लेकिन मैंने देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, फीस है 2-2 लाख रुपए। आप बताओ आपके कितने बच्चे वहां चले जाएंगे पढ़ने के लिए? और अगर आप, ये मेरा गरीब समाज कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता तो कोचिंग सेंटर हमारे लिए तो नहीं है ना, तो हमारे बच्चे शिक्षित लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? आज सरकारी स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षा श्रेणी का वो तुम्हें जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा हम पे हथियार थी, लेकिन आज शिक्षा खत्म किया जा रहा है। जैसा मैंने कहा लिफाफे में अपनी समस्या बना लो और मुझे 6 महीने का समय दे दो आप लोग। 6 महीने में अगर आपकी समस्या हल न की तो आप मुझे कहना कि चंद्रशेखर कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इस सब के साथ कि आपको मुझे वो ताकत भी देनी पड़ेगी कि मैं इनके हलक में हाथ देकर इनका आपके अधिकार लेकर निकाल सकूं, वहां से इनके जबड़े में हाथ दे सकूं। अगर आप ये कहो कि राजनीतिक शक्ति के संभव है तो ऐसा नहीं है। हम 5 लाख लोग भी जयपुर में 5 दिन बैठे रहेंगे, कोई भी सुनेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे 5 एमएलए भी होंगे तो पूरी सरकार को हमें सुनना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी ताकत बनाओ और लोकतंत्र की हत्या मत करो। आपकी वोट से अगर ऐसे लोग ताकतवर होंगे तो फिर वो आपका भला नहीं करेंगे। इसलिए आपकी शिकायत कर रही है कि विधायक जी ने ये नहीं किया, विधायक जी ने वो नहीं किया। मैं कह रहा हूं नीचे से ऊपर तक संगठित होकर अपना बनाओ और विधायक जी को भी बताओ कि जो हमसे छल करेगा हम उसको विधायक छोड़ो, चेयरमैन भी बनने लायक नहीं छोड़ेंगे, पार्षद बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अपनी शक्ति का एहसास नहीं कराओगे तो वो आपको गुलाम समझ के कुचलते रहेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, आज हमारे कंधों में जिम्मेदारी है अपने समाज को कंधों पर उठा के आगे बढ़ाने की। नौजवान सिर्फ नारों तक सीमित न रहे, नौजवान जिम्मेदारी उठाए। जैसे वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, समाज की जिम्मेदारी उठाए, अपने प्रदेश और देश की जिम्मेदारी उठाए और जिम्मेदारी उठाए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, उसको लागू कराने की। क्योंकि जिस दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा उस दिन भारत सोने की चिड़िया बनेगा, उस दिन भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनेगा, उस दिन अम्बेडकरवाद का राज आएगा। अभी अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आपने ध्यान दिया, उसके आंकड़े जारी हुए
और आपने कहते कि 90% आबादी बिहार में बहुजन समाज की है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, और आप राजस्थान में करा लो। अगर 90% नहीं मिली तो मुझे कहना, लेकिन ये 90% लोग अगर इनका राज नहीं आ रहा तो उनका मनोबल क्या हुआ? इनको लगता है ये नहीं कर सकते। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज स्थिति करोड़ मरोड़ की है, आगे बढ़ो, ताकत बनाओ, संगठित हो, लोगों को जागरूक करने का काम करो और अपने अधिकार छीन के ले लो। कोई आपको मांगने से कुछ नहीं देगा। और अगर आपने कर लिया तो आपकी तरक्की को राजस्थान में कोई रोक नहीं सकता है। और जो सामंतवाद का कर राजस्थान बना हुआ है, इस सामंतवाद की जड़ें खोल जाएंगी 2023 में। अगर आपने अपनी ताकत बना ली, क्योंकि हमारी वोट पे ताकत में आ गए और हमारे लोग का शोषण कर रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा भाई अनिल जी का, जो हमारे नेता हैं और बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं, जिन्होंने गली गली जाते लोगों को जगाने काम किया। उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा। उन्होंने अपना कैरियर छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, वो नौकरी करते थे, उन्होंने वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने, क्योंकि उनके मन में समाज के दर्द है। और मैं मानता हूं अगर आपने ऐसे नौजवान को मौका दिया तो मैं लिख के देता हूं कि आपका हाथ नहीं पड़ेगा। और आप ये जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं। ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, हमारे अंगूठे का खेल है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपनी जगह पे खड़े होकर मेरे साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दोहराएं और भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प लें। आप दीवार के लोग मत खड़े होना, आपने पहले गलत जगह चुनी, नहीं बैठो, तुम लोग मत खड़े होना बेटा। तुम में से अगर किसी को चोट लगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। चलो संकल्प करो ऐसे हाथ करके। हम ये संकल्प लेते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। हम जिस तरह से अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, अपने समाज का ख्याल रखेंगे, अपने प्रदेश का ख्याल रखेंगे, अपने देश का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।